हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आजाद अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में भारत का संवैधानिक विकास डिस्कस कर चुके हैं। संविधान सभा का गठन, तो इसमें दो चीज़ें। पहला तो एक चीज़ ये कि हम लोग ये देखेंगे कि कब से इसकी मांग शुरू हो रही थी और किन किन प्रयासों के बाद फाइनली जो है भारत में एक संविधान सभा का प्रावधान निश्चित किया गया, और फिर उस संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य और किस क्रम में उसने जो है भारत में संविधान का, इसने भी संविधान ही बनाया। भारत की संविधान सभा से आशय यह है कि भारतीय सदस्यों द्वारा भारत की विधि का निर्माण करना। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे भारत संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन और ये कब हुआ था? 1946। तो इसमें जो है इसकी पृष्ठभूमि में पहले बात कर लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो पृष्ठभूमि की बात करें अगर, सर्वप्रथम 1934 में स्वराज पार्टी ने मांग किया था। स्वराज पार्टी ने 1934 में स्वराज पार्टी ने मांग किया। किसका मांग किया? संविधान सभा के गठन की। ठीक है। फिर दूसरा नंबर आ जाता है कि भारत में 1935 में कांग्रेस ने अपने मंच से मांग किया, मंच से मांग उठाई या मांग किया। ठीक। फिर क्या आता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की बात की गई। फिर जो है 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई। भारत में संविधान सभा का गठन हम लोग जिक्र कर रहे हैं और उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि किस क्रम में भारत में संविधान सभा की मांग शुरू हुई थी। तो सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने मांग किया था, और ये स्वराज पार्टी वही है जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा बनाई गई थी 1923 में। 1935 में कांग्रेस ने अपने मंच से मांग किया था, और 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की बात की गई थी, और 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इसका गठन कर दिया गया था। ये संविधान सभा की पृष्ठभूमि है। ठीक है। अब जब इतना सब हो गया, इसका जब गठन हुआ, तो इसके गठन संबंधी जो प्रावधान किए गए वो ये था कि भारत में जनसंख्या के आधार पे 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का या तो निर्वाचन होना था या तो मनोनयन होना था। तो उतनी समय जो भारत की स्थिति थी वो क्या था कि वो जो है 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र और उसके बाद 93 देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो भारत में क्या क्या था उस समय? भारत में क्या था, इसके लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं भारत में क्या था।
तो भारत की उस समय की जो स्थिति थी वो क्या थी? भारत में जो उस समय की स्थिति थी वो ये थी कि 11 जो है ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, ठीक है। और 11 ब्रिटिश प्रांत प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र। और इस कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन आते थे? आगरा आता था, कुर्ग आता था, और जो है ब्रिटिश बलूचिस्तान आता था, और दिल्ली आता था, ठीक है। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब प्लस जो है 93 देसी रियासतें थी। क्या थी? 93 देसी रियासतें थी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि जिस समय भारत की संविधान सभा का गठन होना था और संविधान सभा की गठन की जो मांग थी वो फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? ये थी। तो इस ब्रिटिश प्रांत में, और मतलब ये टोटल ब्रिटिश प्रांत ही था ये दोनों मिला के। तो यहाँ से जाने कितने थे? यहाँ से जो चुनाव और ये टोटल ये इन तीनों को मिला करके कुल 389, ठीक, 389 सीटें बनाई गई, सीटें बनी। अब इन 389 सीटों में 93 तो देसी रियासत थी, तो देसी रियासत ने भाग ही नहीं लिया। इसने जो है भाग नहीं लिया, इसने भाग नहीं लिया। हालांकि आप देखेंगे कि आगे चल के इसने भी इसमें भाग लिया, मगर इस समय इसने भाग नहीं लिया। तो 93 वो निकल गई। अब 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र मिला करके 296 सीटें बनी, 296 सीटें बनी, ठीक। अब 296 सीटों में आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब जब भारत में संविधान सभा का गठन हो रहा था तब जो है ब्रिटिश प्रांत के कमिश्नरी क्षेत्र से कितनी सीटें थी? तो इस 11 प्रांत से 292 सीटें थी, और ये 4 जो है 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र, एक एक सीट एक कमिश्नरी क्षेत्र से थी, कमिश्नरी क्षेत्रों से थी, ठीक। ये जो है तय किया गया कि अब भारत में संविधान सभा का गठन होगा, और भारत में संविधान सभा के गठन के लिए जो है सीटों का वितरण किया गया कि कुल कितने सीटों पे जो है सदस्य का चुनाव किया जाए जो भारत में संविधान सभा में शामिल हों। तो भारत के संविधान सभा में शामिल होने के लिए कुल 389 सीटों का चयन किया गया, जिसमें 93 देसी रियासतों को भी गणना में रखा गया था, मगर इसने जो है 93 देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। तो इनको निकाल देने के बाद बचता है 296 सीटें। 296 सीटें बचती हैं, उसमें भी 293 ब्रिटिश, 292 ब्रिटिश क्षेत्र के थे डायरेक्ट, और 4 उसमें ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के हुआ करते थे। तो ये जो है आंकड़ा हो गया। अब हमने इसको देख लिया कि ये सीटों का वितरण था, और सीटों का जो वितरण था वो किसके आधार पर किया गया था? जनसंख्या के आधार पे। और जनसंख्या में भी किसके आधार पर किया गया था? तो प्रति जो है 10 लाख की जनसंख्या पे एक क्षेत्र, एक सीट का या तो मनोनयन होना था और या तो निर्वाचन होना था। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे क्लास बढ़ाते हैं। आगे फिर देखते हैं कि संविधान सभा में जो है कुल भैया कितनी सीटें फिक्स की गई? 389, ठीक है। अब इतनी जो सीटें तय की गई, तो इतनी सीटों में 93 देसी रियासतों ने भाग ही नहीं लिया। 93 देसी रियासतों ने
भाग नहीं लिया। ठीक है, ये तो हमने आपको पहले भी बता दिया कि 93 देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, तो इसमें से 93 ये निकल गए। फिर क्या हुआ, फिर इसमें जो है 296 सीटों पर सदस्यों का निर्वाचन हुआ। ठीक, अब इसमें जो है 296 सीटों में 208 सीटें कांग्रेस को मिली। 208 सीटें कांग्रेस जीता। ठीक, मतलब कांग्रेस पार्टी के सदस्य संविधान सभा में जाएंगे, 208 सीटें। फिर 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली। 8 सीटें निर्दलीय लोग जो थे, निर्दलीय थी। और 7 सीटें छोटी छोटी पार्टियों को मिली। छोटी पार्टियों को मिली। समझ में आया? हमने बताया कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में जब संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा के गठन में कुल 389 सीटों का परिसीमन किया गया, आवंटन किया गया, और उसमें से 93 देशी रियासतें इसमें प्रतिभाग नहीं की। जो बची सीटें 296 सीटें, उसमें निर्वाचन हुआ, उस पर निर्वाचन हुआ। उसके बाद 208 सीटें इसमें कांग्रेस जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती, और 8 सीटें निर्दलीय दलों ने जीता, मतलब निर्दलीय जो थे उन्होंने जीता, और 7 छोटी छोटी पार्टियों ने जीता। तो इन पार्टियों ने इस तरीके से इसका परिणाम रहा कि ये इसका क्या था, ये परिणाम था, इस चुनाव का ये परिणाम था। अब जो है ये जो सारे मेंबर इसमें सिलेक्ट हो गए, तो अच्छा, ये जो चुनाव इसमें कराए गए थे, ये निर्वाचन कब हुआ था? जुलाई प्लस अगस्त 1946 में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, निर्वाचन कब हुआ था? जुलाई प्लस अगस्त में 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, और उसमें ये परिणाम निकल के आया। अब जब ये परिणाम निकल के आया तो मुस्लिम लीग को अपेक्षित सीटें न मिलने के कारण उसने जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और ये कलकत्ता नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। उसी दिन कलकत्ता में बहुत कत्लेआम और पूरे देश भर में दंगे भड़क गए, जो कि भारत के विभाजन तक 15 अगस्त 1947 तक चलते रहे। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। कौन सी बैठक भैया? पहली बैठक। पहली बैठक होती कब है? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब इसमें क्या क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि सबसे पहले तो एक अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया गया, और वो कौन थे? आपसे 20 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इसी पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को एक अस्थाई उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, और ये उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे?
फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। अब मैं आपको बता दूं कि ये फ्रैंक एंथोनी जो थे ये एग्लो इंडियन थे और इन्हीं के प्रयासों से बाद में 2 एग्लो इंडियन की सीट लोकसभा में सुरक्षित मतलब आरक्षित हो पाई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रैंक एंथोनी की। फिर और क्या हुआ, इसी में अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। ठीक, दूसरा क्या हुआ इसमें, दूसरा ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, इसका विरोध किया। ठीक है, ये 2 चीजें हो रही हैं। ये सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथोनी जी का चयन कर लिया गया है, परंतु देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। तो इस पे जो है एक चर्चिल नाम, चर्चिल आप लोग जानते होंगे, चर्चिल का बयान आता है। इस पे जो है एक प्रसिद्ध चर्चिल का बयान आता है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चर्चिल का बयान जो है वो पहली बैठक पे चर्चिल का बयान क्या आया था। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस पर चर्चिल ने एक बयान दिया था और उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चर्चिल का बयान आया था कि ऐसा विवाह है, यह एक ऐसा विवाह है, ऐसा विवाह हो रहा है जिसमें या जिसकी दुल्हन ही गायब है, दुल्हन ही गायब है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चर्चिल जो है वो देशी रियासतें और मुस्लिम लीग को दुल्हन कंसीडर करते थे। तो देशी रियासतें जो है इसमें भाग न लेने का उनका कारण ये था कि वो संप्रभु रहना चाहती थी और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध इसलिए किया था कि वो जो है अपेक्षित सीटों पे अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए थे। तो उनको लगा कि भैया हमको तो जो है 296 में से 298 सीटें, मतलब जितना पूर्णांक है उससे अधिक मिलेगा, परंतु जो है ऐसा हुआ नहीं। फिर इसी पे चर्चिल का जो बयान आता है वो क्या होता है कि यह एक ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और ये बहुत फेमस कथन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर में देखिएगा, इसका ठीक ठाक जिक्र मिल जाता है। ये रही पहली बैठक की बात। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी बैठक क्या प्रावधान किया गया और वो कब हुई। तो इसमें पहला नंबर तो जो अस्थायी सदस्य और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उनको अस्थायी अध्यक्षों का चुनाव किया गया। तो इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और अस्थायी उपाध्यक्ष, ठीक है, इसमें अस्थायी उपाध्यक्ष 2 चुने गए थे। ठीक है, तो एक थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक, और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार का भी चुनाव किया गया था, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, और वो जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम क्या है आप लोग जानते हैं,
BN राव, BN राव। और यही जो है परामर्श समिति के जो है अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो ये है BN राव। दूसरा क्या हुआ कि संविधान सभा के सचिव का भी चुनाव किया गया था, और वो कौन थे? HBR आयंगर। ठीक है, अब आप इनका फुल नेम जो है वो डिस्कस करिएगा, मतलब खोजिएगा और हमको जो है कमेंट करिएगा। फिर प्रारूपकार, संविधान के मुख्य प्रारूपकार का भी चयन हुआ। तो मुख्य प्रारूपकार के तौर पे HN बनर्जी जी का चुनाव हुआ। ठीक है, अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सेकेंड बैठक में क्या क्या हुआ। सेकेंड बैठक में हुआ 11 दिसंबर 1946 को जो है सेकेंड बैठक होती है, और उसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में 2 लोगों को चयन किया जाता है, एक SC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो सेकेंड बैठक थी उसमें अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या दोनों देगा तो बोल देगा कि एक और दो दोनों, या जो है आपसे किसी एक का नाम पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता रहना चाहिए। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव जी का चयन किया गया, और ये BN राव जी का फुल नेम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, और संविधान सभा के सचिव HB आयंगर, और मुख्य प्रारूपकार जो है वो HN बनर्जी जी को बनाया गया। और सेकेंड जो बैठक होती है इस प्रकार संपन्न होती है, सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाती है, और जो है इसमें विशेष कोई किसी की कोई टिप्पणी नहीं है, और कोई प्रावधान नहीं है। तो समझ में आ गई होगी ये बात। बढ़ते हैं आगे तीसरी बैठक की तरफ। तो ये कौन सी बैठक है? तीसरी बैठक, और ये कब हो रही है? ये हो रही है 13 दिसंबर को। ठीक है, सॉरी फिर से लिख उठाइए, 13 दिसंबर को। ठीक, तीसरी बैठक होती है, और इसमें जो है पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है, और वो उद्देश्य प्रस्ताव आपसे पूछ लिया जाता है कि उस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे, तो उसमें 8 अनुच्छेद थे, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को संविधान सभा के सामने पेश किया जाता है, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। यही महत्वपूर्ण कार्य इसमें तीसरी बैठक में हुआ था। तो क्या हुआ था? महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था कि जो है पंडित नेहरू के द्वारा एक 8 अनुच्छेद का उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। एक्चुअल में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप लोग समझ लीजिए। भारत से जुड़े विधि का निर्माण होना था, और भारत
की विधि पे ही भारत का शासन टिका हुआ था और उसका भविष्य भी टिका हुआ था। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य या जो ब्रिटिश हुकूमत भारत में सत्ता का ट्रांसफर कर रही थी, उसने जो है कहा कि आप पहले तो अपना प्रयास करिए, संविधान सभा का निर्माण कराइए और अपना संविधान बनाइए। और जब आप संविधान बनाना शुरू कर देंगे और हम देख लेंगे कि हम सक्षम आपको पाएंगे कि आप अपना शासन खुद कर सकते हैं, आपके पास भी कोई ठोस सबूत होना चाहिए ना भाई, कि अगर इसे आप अपने पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी हमको बाइक दे दीजिए हम चलाएंगे, तो पिताजी ये तो कह ही सकते हैं कि जो है आप हमको जो है चला के दिखाइए। तो वैसे ही था, अंग्रेज जो है वो कहे कि आप लोग पहले विधि निर्माण का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाइए और आपकी रूपरेखा क्या होगी, आप किस ढंग से आगे बढ़ेंगे वो हमको दिखा दीजिए। तो संविधान सभा में इन्हीं सब कसौटियों को पूरा करने के लिए पंडित नेहरू ने 8 अनुच्छेदों का एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उसमें पूरा प्रारूप बता दिया कि हम किस तरीके के लोकतंत्र बनना चाहते हैं और हमारे लोकतंत्र में किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और हमारे विधि निर्माण प्रक्रिया या संविधान निर्माण में इन बिंदुओं पे इन अधिकारों को, इन कर्तव्यों को रखा जाएगा। ठीक है, तो यही जो है जो उद्देश्य प्रस्ताव है आगे चल के भारत की संविधान की प्रस्तावना में कन्वर्ट होती है। और जब 22 जनवरी 1947 को यहाँ की जो संविधान सभा द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर वहीं पे 20 फरवरी, आप देखिएगा 20 फरवरी को क्लीमेंट इटली ने घोषणा कर दिया था। 20 फरवरी 1947 को इटली, आप ये लिख लीजिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट इटली ने घोषणा किया कि अब ये सारी चीजें उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने क्या कहा, 20 फरवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार हो जाता है और 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि वो 30 जून 1948, देख रहे हैं आप, 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। ठीक, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप जब पढ़ते भी हैं, कभी जब संविधान सभा का गठन पढ़ते भी हैं या किसी क्लासेस में आप लोग पूरे यूट्यूब पे उठा के देख लीजिएगा कि कहीं पे भी इन सारी चीज़ों का जो एक क्रमवार विश्लेषण है वो जो है नहीं दिया जाता है, मतलब दिया नहीं जाता है। अब पता नहीं उनका क्या कारण रहता होगा, मगर मेरा मानना ये है कि जब भी आप चीज़ों को पढ़ें तो घटनावार और एकदम क्रमवार पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ें तथ्यों के साथ दिमाग में सेट हो जाती हैं वो भूलती नहीं हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि संविधान सभा का गठन, हमने उसकी पृष्ठभूमि बता दिया, हमने उसमें जो सदस्य थे, कितनी सीटें जो है आवंटित की गई और उसमें किसने किस हिसाब से प्रतिभाग किया और किसका क्या परिणाम था, ये हमने बता दिया था। ठीक है, फिर हमने बात किया इसकी बैठकों पे और पहली बैठक में हमने बात किया अस्थायी उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष की, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उसका संविधान सभा ने, संविधान मतलब देशी रियासत ने और मुस्लिम लीग ने जो है विरोध किया
और उस पर चर्चिल का जो बयान आया वो भी हमने देखा। फिर सेकेंड बैठक में हमने देखा किस तरीके से जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनका अस्थाई जो है चयन कर लिया गया। और उसके बाद हमने तीसरी बैठक में देखा कि वो जो रूपरेखा थी, हम संविधान को किस क्रम में आगे बढ़ाने वाले थे, उसका जो है हमने एक प्रारूप संविधान सभा के सामने पंडित नेहरू द्वारा रखा जाता है और यही प्रारूप आगे चल के भारत की प्रस्तावना में कन्वर्ट हो जाता है। उसको 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा हो जाती है और उस घोषणा में कहते हैं कि वो 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इतनी बात जब समझ में आ गई होगी तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम अभी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब अभी से मेरा ये तात्पर्य है कि अभी मुस्लिम लीग ने सिर्फ विरोध किया है, अभी अलग पाकिस्तान नहीं बना है। ठीक है ना, वो बनेगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से। ठीक है, तो अभी का जो स्ट्रक्चर निकल के आया था वो था 296 और उस 296 में 208 कांग्रेस और 73 मुस्लिम लीग और 8 निर्दलीय और 7 जो है निर्दलीय और 7 जो है छोटी पार्टियां। ठीक ना, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने अभी रन कर रहा है भारत के संविधान सभा के सदस्यों के रूप में। इतने सदस्य जो है मिलके ये बैठक कर रहे हैं और जो पहली बैठक हुई थी उसमें 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था और संविधान सभा में इसमें जो ये चयन हुआ है इसमें जो है एक जो है मुस्लिम महिला भी थी। अब इनके बारे में हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं कि संविधान सभा में ये जो सदस्य थे इसमें जो है 15 महिलाओं का चयन किया गया था। 15 महिलाओं का चयन हुआ था और इन 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला भी थी। एक मुस्लिम महिला भी थी और उन मुस्लिम महिला का नाम क्या था? क्या आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि हम आपको बता दें? उन मुस्लिम महिला का नाम था बेगम कदासिया एजाज। अब आप लोग कहेंगे इससे बढ़िया आप ना ही बताए होते। नहीं, पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाता है क्या, पूछा ही गया है। आप उठा के क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट पीसीएस जो अपना उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है 2014 या 15 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि जो भारत में 15 महिलाओं का चयन संविधान सभा में किया गया था सदस्यों के रूप में, उसमें एक मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो मुस्लिम महिला का नाम बेगम कदासिया एजाज रसूल था। ठीक है ना। और जब पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक में 211 सदस्य, कितने सदस्य? 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। ठीक है ना, उपस्थित हुए थे। इतनी बात समझ में आ गई? ये समझ में आना भी चाहिए क्योंकि ये जो है बहुत कोर पॉइंट है। अब क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि बात अब हो रही है संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चयन हो गया। चयन होने के बाद संविधान सभा का गठन भी हो गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पहली दूसरी तीसरी बैठक भी हो गई। उद्देश्य प्रस्ताव तक हम लोग पहुंच आए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का गठन या उद्देश्य प्रस्ताव जो है 8 अनुच्छेदों का, वो भारत की संविधान सभा से इंट्रोड्यूस करा दिया गया है
और 20 फरवरी को घोषणा भी इटली ने कर दिया है कि वो 30 जून तक 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। अब काम शुरू होता है संविधान निर्माण का। तो संविधान निर्माण का काम शुरू करने के लिए एक समिति बनाई गई, परामर्श समिति। परामर्श समिति का काम था कि वो जो है जितने भी संविधान के प्रावधान हैं, जितने भी देश के संविधान के प्रावधान हैं, उसको वो छांट छांट के ले आए और छांट के लाने के बाद उसको पढ़ने के बाद उसका सबका एक जो है मिश्रित प्रारूप तैयार करे और फिर उन प्रारूपों को संविधान सभा के सभी सदस्यों को भेजा जाए। फिर जो है वो लोग उस पर अपना एक अवलोकन करेंगे और अवलोकन करने के बाद वो निर्णय लेंगे कि क्या सुधार होना है, क्या नहीं होना है। तो हमने आपको बता दिया है 20 फरवरी को क्लीमेंट इटली ने घोषणा कर दिया था। फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि 17 मार्च 1947, ठीक इस दिन जो है परामर्श समिति द्वारा कुछ काम किया जाता है। वो काम क्या किया गया? 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों का एक प्रपत्र। आप लोग इसको जान जाइए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा कि 17 मार्च को यह घटना हो रही है कि परामर्श समिति द्वारा 60 देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों का एक प्रपत्र जो है वो संविधान सभा के सदस्यों के पास अवलोकन हेतु भेजा गया। ठीक है, समझ में आया? परामर्श समिति जो है 17 मार्च 1947 को परामर्श समिति 60 देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों का एक छांट के एक प्रपत्र के रूप में उसका एक प्रारूप बनाया और उस प्रारूप को प्रत्येक संविधान सभा के सदस्यों के पास भेजा गया कि आप लोग इसका अवलोकन कर लें। तो फाइनली जो है जब संविधान सभा के सभी लोगों ने इसका अवलोकन कर लिया, इसमें जो है कुछ लोगों ने कुछ सुधार बताए और कुछ सुधारों के साथ में इसका एक फाइनल प्रारूप तैयार होता है। तो कुछ सुधारों के साथ एक प्रारूप तैयार हुआ। अच्छा, अवलोकन के बाद, ठीक है अवलोकन या कुछ सुधारों के साथ एक प्रारूप तैयार हुआ। और इस प्रारूप को तैयार किसने किया था? इस प्रारूप को तैयार किया था अभी जो है BN राव द्वारा। किसने तैयार किया था? BN राव द्वारा, ठीक है ना। अब इसी प्रारूप पे फाइनल संविधान की जो एक प्रपत्र तैयार हुआ उसको जो है अवलोकन किया गया संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा। फिर जो है उसमें कुछ सुधारों के साथ एक प्रारूप तैयार कर लिया गया।
अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? 22 मार्च तक, ठीक है ना। अब जो है क्या होता है कि BN राव द्वारा इसको जो है इस प्रारूप का निरीक्षण और गहराई से जांच और एकदम से सिलेक्टेड चीजों को और उनको कम से कम मिनिमाइज करके एकदम सिलेक्टेड करके छांटना और उसका चयन करना, इस काम को करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन होता है। तो इसको जो है मैं इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है 1947। 18 जुलाई, 17 मार्च तक क्या हुआ? 17 मार्च तक ये हुआ कि जो एक प्रारूप बन के तैयार हुआ और उस प्रारूप को अवलोकन के लिए सदस्यों के पास भेज दिया गया है। सारे सदस्य संविधान की प्रतियों में सुधार कर रहे हैं और अपने अपने जो बयान हैं उसको दे रहे हैं। सबके सुझावों को मेंशन किया जा रहा है। इसी बीच में जो है अब दंगा चूंकि पूरे देश में भड़क गया था, जब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था तो दंगा भड़क गया था। तो मुस्लिम लीग चूंकि इस संविधान सभा में आई नहीं थी और इस संविधान सभा में ना आने के कारण वो अपने लिए भी संविधान सभा की मांग कर रही थी और उसके लिए वो अलग देश का प्रावधान चाहती थी, ठीक है। तो उसने जो है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है और मुस्लिम लीग अलग अपने सदस्यों को लेकर चली जाती है और भारत की जो है, तो इसके जो संविधान जो 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसका जो प्रभाव भारतीय संविधान सभा में पड़ा वो क्या था? वो ये था कि सबसे पहले क्या था कि 296 सदस्य थे, ठीक। अब जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो उसके बाद कितने हो गए? 299। अब इस 299 में कौन कौन थे? 299 में 229 तो ब्रिटिश प्रांत से थे। कहां से थे? ब्रिटिश। 229 ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक। और 70 जो है देसी रियासत के भी लोग शामिल हो गए। 70 देसी रियासत, ठीक है ना, देसी रियासतों के सदस्य। फिर दूसरा और क्या पड़ा जो प्रभाव, मतलब अब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा हो गई, वो सदस्य सारे चले गए पाकिस्तान और 296 सदस्य थे। अब बचे कितने, मतलब हुए कितने? 299। बचे शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बचे तब कहते जब ये संख्या इससे घट गई होती। ये संख्या तो अभी इससे घटी नहीं बल्कि बढ़ गई। तो अब हुए कितने? 299 और 299 से 229 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 जो है देसी रियासत थे, ठीक है। 70 देसी रियासत से थे। अब जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ गया तो भाई अब ये हुआ, इसके माध्यम से जो है भारतीयों को यहाँ का जो है प्रशासन दे दिया गया, जो स्थानीय स्तर पे था, जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो दे दी गई। तो अब संविधान सभा के सामने दो चुनौतियां हो गई थी। तो अब संविधान सभा के कार्य क्या हो गए थे? अब संविधान सभा के कार्य कब से? पहले तो सिर्फ विधि निर्माण था। जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया गया तब क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ कि दो काम होने लगे, दो काम ये करने लगी। एक तो जो है जब संविधान बनाती थी, ठीक। और दूसरा जो इसने काम किया वो विधायिका के रूप में काम करने लगी।
ठीक है, भारत की संविधान सभा ही भारत की विधायिका बना दी गई, विधायिका, विधायिका के रूप में काम करने लगी। तो जब एक तो संविधान बनाना, इसके कितने काम हो गए, 2 काम हो गए, एक संविधान बनाना, एक विधायिका के रूप में काम करना। तो जब संविधान बनता था तब इसके अध्यक्ष रहते थे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अध्यक्ष रहते थे। परंतु जब ये विधायिका के रूप में काम करती थी तब इसके अध्यक्ष चेंज हो जाते थे। वो कौन हो जाते थे, वो हो जाते थे जीवी मावलंकर, ठीक ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब 18 जुलाई 1947 को, 17 मार्च तक की कहानी हम लोग एकदम स्पष्ट कर चुके थे कि 17 मार्च को क्या हुआ, परामर्श समिति ने संविधान सभा के सदस्यों को 60 देशों से लिए गए संविधानों के एक प्रपत्र को सारे संविधान सभा के सदस्यों के पास भेजा और उस पे उन लोगों का अवलोकन चल रहा था, ठीक है। अब जो है अवलोकन करने के बाद जो एक फाइनली प्रारूप है वो जो है BN राव द्वारा बना दिया गया था। अब क्या हुआ, इसी बीच में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है। फिर इससे जो प्रावधान, जो उलटफेर होता है वो क्या होता है, 296 सदस्य थे, अब 299 हो गए, 229 ब्रिटिश प्रांत के और 70 देसी रियासत के हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग अपनी जो वो है वो लेके चली गई। दूसरा क्या हो गया, एक मुद्दा इसमें फंसता है BR अम्बेडकर जी का। क्यों, क्योंकि 18 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान अलग हो जाता है, 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो जाता है और 18 जुलाई को ये जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग होता है तो चूंकि जो BR अम्बेडकर साहब थे वो पूर्वी बंगाल से जो है चयन होके आए थे, वो पूर्वी बंगाल से उनका चयन हुआ था और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया गया। तब क्या होगा, तब तो फिर बड़ी समस्या फंसी। अब या तो वो पाकिस्तान चले जाएं, मगर वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, तो बंबई के पूना सीट से एक सदस्य हुआ करते थे YMR जयकर। तो YMR जयकर जी ने अपने सीट से जो है त्याग दिया उन्होंने कहा कि भारत के संविधान सभा में ऐसे रत्न को भेजने के लिए मैं इससे बड़ा भी त्याग कर सकता हूं। तो जो है उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और वहां से बंबई के पूना सीट से जो है भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में दोबारा सेलेक्ट हुए। तो ये बात 15 अगस्त 1947 के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया, ठीक है। अब जब 15 अगस्त 1947 को पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो यहीं से जो सदस्य थे वो थे अपने भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी पूर्वी बंगाल से थे सदस्य। तो अब ये पाकिस्तान तो जाना इनको मंजूर नहीं था। अब अच्छा हुआ, नहीं तो हमारे संविधान में आप समझ रहे हैं ये रत्न की तरीके से काम करते थे। फिर पूना महाराष्ट्र, पूना बंबई से YMR जयकर, इनका नाम आप याद रखिएगा, YMR जयकर के स्थान पर ये संविधान सभा में आए, ठीक ना। ये हो गया बीच में जो ये उठापटक मची कि भैया
पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान के अलग होने से जो भारत की संविधान सभा थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, वो यही था जो अभी हमने आप लोगों के बीच में डिस्कस किया। फिर क्या होता है, 29 अगस्त 1947 हमने क्या बताया था, हमने बताया था 17 मार्च तक की बात कि इस समय प्रारूप बन के तैयार हो गया है। तो इसी प्रारूप पे अब जो प्रारूप फाइनली निकल के आया है संविधान का, उस पे जो है प्रारूप पे चर्चा करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई। और ये कब बनाई गई, 29 अगस्त 1947, ये डेट आपसे पूछी जाती है और ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अधिकतर एग्जामों में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है वो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। तो पहले कौन थे, BR अम्बेडकर, ठीक। दूसरा मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। फिर कौन से थे, फिर कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर कौन से थे, DP खेतान। फिर कौन थे, BL मित्र। कितने हो गए, 5 हो गए। BL मित्र, BR अम्बेडकर, और अगले थे, और अगले गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मतलब KM मुंशी। इन 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनती है और इस प्रारूप समिति का जो है क्या काम था, जिसका गठन 29, अब देख रहे हैं ना, 15 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान अलग हो गया। फिर उसके बाद 29 अगस्त को जो 17 मार्च को एक प्रपत्र तैयार किया गया था, वो 29 अगस्त 1947 पे उस पे चर्चा करने के लिए, उसको और एकदम सिलेक्टेड बनाने के लिए उसमें प्रारूप समिति का गठन किया गया। और प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष यही थे, इनको आप अध्यक्ष लिख लीजिए, अध्यक्ष। अध्यक्ष के रूप में BR अम्बेडकर जी थे और इसमें 7 सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, तो अब आप एक चीज इसमें देखते होंगे कि जो DP खेतान जी थे, DP खेतान जी की 1948 में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, 1948 में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद राजस्थान देशी रियासत के जो मेंबर के रूप में सिलेक्ट होके आए इनके स्थान पे, वो थे TT कृष्णामुचारी। ठीक है ना, ये चयन होके आए। और BL मित्र के स्थान पे यहाँ पे N माधव राय, ठीक है, या N माधव राव का चयन हुआ था इनके स्थान पे। ठीक है, अब आपसे जब कभी पूछ लिया जाए या कभी ऐसे सिलेक्ट करने के लिए आ जाए कि भैया प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनको पहचानने का एक तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि 7 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन से इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष या थे या इनमें कौन से सदस्य थे। तो आप देख रहे होंगे कि BR अम्बेडकर, अम्बेडकर का मतलब अम्बे मतलब कि इसमें भी कहीं ना कहीं देवी या भगवान का नाम है। और जितने भी सदस्य हैं
इनमें सब में कृष्ण जी की पर्यायवाची है। मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाह भगवान। गोपाल स्वामी, तो गोपाल तो कृष्ण जी को कहते ही हैं। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया जो है कृष्ण जी को कहते ही हैं। कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी कृष्ण जी की पर्यायवाची है। फिर इसमें जो टीटी कृष्णाचारी आ गए, ये भी कृष्ण जी का नाम ही है। फिर माधव, माधव भी उनको कहा जाता है। तो इस तरीके से आप एक लिंक बिठा लीजिएगा कि जब भी कभी इनका नाम छांटने के लिए आ जाए तो उसमें आप लोग ये जान जाइएगा कि अगर जिसमें भगवान या कृष्ण जी की पर्यायवाची जैसे शब्द आ रहे हैं तो वो आप लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अब इस प्रारूप समिति ने जो काम किया वो क्या किया कि उसने भारत के संविधान को कायदे से विधिवत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसने फाइनली कुछ काम किए और प्रारूप समिति का गठन हो गया। प्रारूप समिति का गठन हो गया। ठीक है। अब प्रारूप समिति का चूंकि गठन हो गया, और ये हुआ कब? ये हुआ 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब थे। ठीक है। अब इतनी बातें हो गई तो 114 दिन आपसे पूछा जाता है प्रारूप समिति ने संविधान सभा की प्रति पर कितने दिन विचार किए थे? तो 114 दिन। तो कितना दिन हो जाता है भैया? 114 दिन प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया। ठीक है। फिर 21 फरवरी 1948 को पहली बार संविधान जनता के सामने रखा गया। ठीक। और उनसे भी विचार मांगा गया कि आप लोग भी इसमें कुछ क्या विचार देना चाह रहे हैं, इसमें क्या समस्या है, या जहां भी आप लोगों को उचित ना लगे अपने भी सुझाव यहाँ पे दें आप लोग। तो 8 महीने तक 8 महीने तक जनता के बीच में 8 महीने तक जनता के बीच में रहने के बाद, जैसे कुछ लोग अभी जब संविधान सभा की आलोचना हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कुछ आलोचक ऐसे भी थे जिन्होंने बताया था कि उसका जो है भारतीय जनता से भारतीय संविधान का कोई लेना देना नहीं था, या उनके प्रतिनिधित्व का ध्यान नहीं दिया गया था। तो उसका जवाब हमारा बहुत ठोस रहता है कि 8 महीने तक जनता के बीच में रहने के बाद संविधान पे वाचन शुरू हुआ था। ठीक है ना। तो 8 महीने जनता के बीच में रहने के बाद इस पर 3 वाचन हुए। 3 वाचन हुए। अब 3 वाचन की जो डेट है, तीनों वाचन की डेट आप हमको कमेंट करके बताइएगा। फिर फाइनली जो है इस पे 3 वाचन हुए, और 3 वाचन होने के बाद 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। ठीक है। अब ये जब बन के तैयार हो जाता है तो उसी दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को जो 284 सदस्यों की उपस्थिति में
284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित, ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित किया गया, ठीक है ना। और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को होती है, तथा संविधान सभा भंग कर दी जाती है। संविधान सभा भंग कर दी जाती है, ठीक है, कर दी जाती है, ठीक। और 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में भी एक बार देश को मुक्त कराया। और आज जब संविधान सभा का गठन होता है और उसमें किन किन तरीकों से क्या प्रावधान करते हुए फिर से फाइनली जो है भारत एक डेमोक्रेट हो जाता है, लोकतंत्र बन जाता है। और अब की बार बहुत अच्छे से एकदम सुसज्जित संविधान के साथ में जो है यहाँ पे विधि का शासन होगा। आगे की क्लास में हम लोग मिलते हैं और आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे संविधान सभा के कार्यों को करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, तो उसमें छोटी बड़ी मिला के 8 बड़ी 8 छोटी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष भी आपसे पूछे जाते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। नमस्कार।